चलिए बच्चों, पिछले क्लास में आपको जो है हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था जो कि समतल पृष्ठ पर लिया था। इस बार हम जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे वो गोलीय पृष्ठ लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम गोलीय पृष्ठ की बात करते हैं और कैसे गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। जो गोलीय पृष्ठ लेंगे वो कांच का लेंगे। कांच का होगा तो कांच को उस गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण का शाब्दिक अर्थ शीशा होता है। साधारणतया शीशा, कांच से मतलब होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में हम यहां पर समझेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ये किसी खोखले गोलीय कांच का, ध्यान दीजिए, भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोलीय कांच का भाग होता है या गोलीय कांच का दर्पण ही होता है। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक तो होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को हम काट करके दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, किसी खोखले गोलीय कांच को जब काटा जाता है और काट करके उसके कटे हुए भाग को हम पॉलिश कर देते हैं, एक भाग पर पॉलिश करते हैं, तो उस हिसाब से हमको प्राप्त होता है दर्पण। जब हम वो किसी खोखले गोलीय कांच को जो है लेकर के, मान लीजिए ये हमारा खोखला गोलीय कांच है, इसको हमने कट कर लिया। कट करके इसका कुछ हिस्सा हमने मान लो ले लिया है। कट करने के बाद कुछ हिस्सा इसका सपोज दैट हमने ले लिया है। इस तरीके से अगर हम इसके बाहरी भाग को पॉलिश कर देते हैं, बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं चांदी का लेप लगाकर या पारे का लेप लगा करके, लेड ऑक्साइड लगा करके इसको पॉलिश कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए जब बाहरी भाग पर पॉलिश करते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण तैयार होता है। कौन सा दर्पण तैयार होता है? अवतल दर्पण। और यही प्रक्रिया हम विपरीत कर देते हैं जब अंदर के भाग पर करते हैं और ऊपर वाला भाग खाली होता है, तब इसको हम उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दर्पण क्या है? दर्पण के विषय में हमने जान लिया, किसी खोखले गोलीय कांच का जो भाग होता है उसको काट लिया जाता है। काट करके उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है। तो पॉलिश के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, पॉलिश के हिसाब से इसका परावर्तक तल निश्चित किया जाता है। जैसे इसके हम उभरे हुए भाग पर जो है पॉलिश कर दिए हैं, तो इसका परावर्तक तल कौन सा होगा? ये अंदर वाला होगा। अंदर वाला तल परावर्तक तल कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण से काट करके हमने बना लिया। ये देखिए दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं। ये होगा आपका अवतल दर्पण, ये बाहर से हमने इसको पॉलिश कर दिया है, और ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ भाग, परावर्तक तल जो होगा वो उभरा हुआ होगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। अगर हम इनकी परिभाषा को बताना चाहें तो अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है अथवा ऐसा दर्पण है जो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करे, उसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश का उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो, तो वह दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जो उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करे तथा दबे हुए भाग पर जो है पॉलिश किया गया हो, वह दर्पण हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये किससे बनते हैं? ये किसी खोखले गोलीय दर्पण को काट करके बनाया जाता है। जब इनको काट कर बनाया गया है तो इसमें कुछ मुख्य भाग आ जाते हैं। हम इनके कुछ मुख्य भागों पर बात कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, दर्पण के विषय में हमने यहां पर सीख लिया। एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण। और ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं गोलीय दर्पण से। और वो भी कैसा गोलीय दर्पण होता है? खोखला गोलीय दर्पण होता है जिसे काटकर बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसके मुख्य पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, आता है हमारा वक्रता केंद्र, या सबसे पहले कह लीजिए ध्रुव पोल की बात होती है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। हम एक एक को करके इसका परिभाषा देखेंगे। मुख्य अक्ष,
मूल रूप से ये हमको 3 बेहतर तरीके से स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। और चौथा चीज हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। पांचवा आपका जो है क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी हो जाएगा। छठवां क्या हो जाएगा? फोकस तल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब इसके जो है मुख्य भाग हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किसी भी दर्पण के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया है यहां पे एक अवतल दर्पण ले लें। अगर हम एक अवतल दर्पण ले लें और इस पर हमने पॉलिश कर दिया है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है ध्रुव। तो ध्यान दीजिए, किसी भी दर्पण का, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, उसके जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है वह उसका ध्रुव कहलाता है। तो इसका नियर अबाउट जो मध्य बिंदु होगा लगभग यहां होगा। परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यह परावर्तक तल का ध्रुव हो जाएगा। दूसरा चीज आता है वक्रता केंद्र। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो अभी हमने प्रारंभ में आपको बताया कि दर्पण जो होता है वह किसी खोखले गोली से काटा जाता है। अगर हम इसकी पूरी संरचना को बनाने का प्रयास करें तो नियर अबाउट इस तरीके से इसका पूरा गोली दर्पण तैयार कर लेते हैं। सपोज कर लीजिएगा कि इस गोले से जो है ये काट करके बनाया गया है। तो जब ये अपने अवस्था में पूर्ण गोली अवस्था में रहा होगा तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। अब वही केंद्र इस वक्र लाइन का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इसका परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो परिभाषा क्या होगा? कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले दर्पण का भाग होता है उसका केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। जिस खोखले गोली दर्पण का केंद्र जो होता है वही जो है उस कटे हुए भाग का यानी दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के लिए क्या होता है इसका परिभाषा जान लीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव से, किसी भी दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को ही उस दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यह मुख्य अक्ष कहलाएगा आपका। क्या परिभाषा बना इसका? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। चौथा पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा दर्पण का किसी भी बिंदु को, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के किसी भी बिंदु यानी परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा खंड होगा वह उसका क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। आप चाहे यहां से यहां मिला दीजिए या यहां से आप यहां मिला दीजिए, जो भी मिलाएंगे ध्यान दीजिएगा, परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो भी रेखाखंड होगी वह उस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। वक्रता केंद्र के बाद आता है फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र के बाद आता है फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपका आ जाता है मुख्य फोकस। क्या आ जाता है? मुख्य फोकस। एक हेडिंग यहां पे मिस हुआ है, मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो किसी भी दर्पण के लिए परावर्तक तल होता है और परावर्तक तल के पश्चात यहां पर अगर हम प्रकाश की किरणों को ड्रा करें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के लिए हमेशा क्या होते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित हो करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है वह बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया अभी आपको? ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को प्रायः C से, और जो है मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या गया? मुख्य फोकस के लिए
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल के किसी बिंदु से परावर्तित होकर के ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती है वह बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपका क्या आता है, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। और अगला आपका है फोकस तल। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको उस दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। अगर एसआई पद्धति में उसका मात्रक की बात करें तो यह दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा, तो फोकस दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फोकस तल, मुख्य फोकस पर जो है ध्यान दीजिए, जो ये अभिलंबवत तल होता है, मुख्य फोकस पर जो ये अभिलंबवत तल होता है, इसी तल को हम फोकस तल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोकस तल के नाम से जानते हैं। मुख्य फोकस पर अभिलंबवत जो तल होता है इसको हम फोकस तल के नाम से जानते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ आया है और यह डिस्टेंस सी और पी के बीच की दूरी भी आपकी एक वक्रता त्रिज्या है, तो इसमें संबंध होता है एफ जो होता है वह आर के आधे के बराबर होता है। अर्थात जो हमने यहाँ पे मुख्य फोकस का परिभाषा लेकर के बनाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहना चाहते हैं तो ये भी कह सकते थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है वही मुख्य फोकस होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वही मुख्य फोकस कहलाता है। ऐसा भी हम कह सकते थे इस परिभाषा के आधार पर, F = R/2 इस रिलेशन के आधार पर हम बता सकते थे F = R/2। तो ध्यान दीजिए, ये तो था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण आपका क्या होता है, किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है। ध्यान दीजिए, जिससे हमें दर्पण की प्राप्ति होती है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। जो तल प्रकाश का जिस तरीके से परावर्तन करता है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ध्यान दीजिए, उभरे हुए तल से प्रकाश का अगर परावर्तन होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है, तो उसके दबे हुए भाग पर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। और जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और यही सब परिभाषा सब में लागू होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। उसमें भी वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और आपका फोकस तल होगा। केवल चित्र चेंज हो जाएगा, आपका चित्र जो है इस तरीके से हो जाएगा कि इस तरफ पॉलिश कर दिया जाएगा, इस तरफ आपका जो है परावर्तक तल बना जाएगा। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने मुख्य हेडिंग की ओर, जिसमें जो है हमने कल पिछले जो है वीडियो में आपको बता दिया था कि वक्रता तल से, वक्र तल से जो है प्रकाश का परावर्तन कैसे किया जाता है, या गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। हम किसी को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। परिभाषा जो पिछले वीडियो में बताया गया था उस वीडियो में उस परिभाषा में और इस परिभाषा में बहुत खास अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, और यह किसके लिए लिया जाएगा, एक वर्णीय प्रकाश के लिए लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके दर्पण के परावर्तक तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उस परिभाषा में और इस परिभाषा में कोई खास अंतर नहीं है। वहां पर हमने केवल आपको बताया था कि दूसरे परावर्तक तल से टकरा करके पहले ही वाले माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यहां पर हम शब्द का प्रयोग कर देंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से टकरा करके पहले ही वाले माध्यम में लौट जाती हैं। बाकी उस परिभाषा इस परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। सुनिए परिभाषा,
एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर पहले वाले ही माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें किसी सवांग माध्यम से चल करके गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर पुनः पहले वाले ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण आकर के गिरती है इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आने वाली किरण, ये लौटने वाली किरण, जैसे उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण था, सेम प्रोसेस, वही किरण है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है। ये आपका परावर्तित किरण है, इसमें हम लंबवत जो है लाइन खींच देंगे तो यहां पर ये बनेगा आपका आपतन कोण और यहां पर बनेगा आपका परावर्तन कोण। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण आपका ये जो है टॉपिक था गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर पहले वाले ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का या गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें भी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो वहां पर परावर्तन के दो नियम बताए गए थे वही परावर्तन के दो नियम यहां पर भी लागू होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला परावर्तन का नियम था। दूसरा था आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब